नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बोले पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर हुआ, गृह मंत्री दें इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जासूसी कांड में नया खुलासा, पेगासस की सूची में अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा का भी नाम। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में गरीब और अमीर के लिए दो अलग अलग कानूनी सिस्टम नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जासूसी कांड से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी बोले पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर हुआ, गृह मंत्री इस्तीफा दे। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। इस बीच कल राज्यसभा में पेपर फाड़ने के आरोप में राज्यसभा के चेयरमैन ने टीएमसी सांसद सेन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि पेगासस एक ऐसा हथियार है जिसे इजरायल की ओर से आतंकवादी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमारे खिलाफ राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यहाँ हर कुछ क्लासिफाइड है, हर फाइल क्लासिफाइड है, राफेल क्लासिफाइड है और यह भी क्लासिफाइड है। केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फोन टैप हो रहा है, यह मुझे मालूम है। इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने यह बोला कि सर आपका फोन टैप हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों को फोन करके बोला जाता है कि आप राहुल गांधी को यह बता दीजिए कि उन्होंने यह बात कही थी। मैं डरता नहीं हूं और मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले कांग्रेस ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर फोन की कथित जासूसी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च के साथ साथ जम्मू, जयपुर, कोलकाता, विजयवाड़ा, पटना, रांची, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंत, रायपुर, लखनऊ और देहरादून में धरना प्रदर्शन किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कांड में नया खुलासा, पेगासस की सूची में अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के भी नाम। जी हां दोस्तों, भारत में पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कथित रूप से फोन टैप कराने को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसी बीच जासूसी मामले की रिपोर्ट में कुछ और नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि उद्योगपति अनिल अंबानी का भी फोन हैक किया गया है। इसके अलावा सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के भी फोन टैप किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस लिस्ट में कुछ और नाम हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया, वे नवंबर उस सूची में शामिल है, जिसका विश्लेषण पेगासस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। हालांकि रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि अनिल अंबानी वर्तमान में उस फोन नंबर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिल अंबानी के अलावा कंपनी के अन्य अधिकारी जिनके फोन नंबर सूची में शामिल है, उनमें कॉर्पोरेट संचार प्रमुख टोनी जेसुदासन के साथ उनकी पत्नी भी शामिल है। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के सलाहकारों और नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा दुबई की राजकुमारी शेख लतीफा के कई करीबियों की जासूसी की भी संभावना जताई गई है। गार्जियन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एनएसओ समूह के निशाने पर भारत में निर्वासित सरकारों के अध्यक्ष, एक दूसरे आध्यात्मिक बौद्धिक नेता के स्टाफ लोपसांग सांगे और ग्यालवांग कारमापा का भी नाम आया है। दलाई लामा के सलाहकारों में तेम्पा सेरिंग भी है। वे लंबे समय तक दिल्ली में दलाई लामा के दूत के तौर पर रहे हैं। इनके अलावा तेंजिन ताकला, चिमे रिगजेन और सेमडोंग रिनपोचे के भी नाम हैं। एक अन्य रिपोर्ट में एनएससीएन नेता आईएसके म्यूवा एटम वाशुम अपम मुयुवा, एंथोनी शिमरे और फुनथिंग शिमरांग का भी नाम था। वहीं नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह के संयोजक एन किटोवी झिमोमी का भी नाम है। झिमोमी के साथ मोदी सरकार 2017 के अंत में संभावित नागा मुद्दे का समाधान तलाशने के लिए बातचीत कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में गरीब और अमीर के लिए दो अलग अलग कानूनी सिस्टम नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में दो समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती हैं। एक अमीर लोगों के लिए जिन्हें खूब सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर हैं। दूसरा, गरीब और छोटे लोग जो संसाधनों से वंचित हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिला न्यायपालिका से औपनिवेशिक सोच को भी हटाना होगा, जिससे कि नागरिकों के विश्वास को बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब न्यायाधीश सही के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है।
न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या मामले में मध्य प्रदेश में बसपा विधायक के पति को दी गई जमानत को खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को ये अहम टिप्पणियां की। न्यायालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है और इस पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा, भारत में अमीर, संसाधनों से युक्त और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों और न्याय तक पहुंच एवं संसाधनों से वंचित छोटे लोगों के लिए दो अलग अलग समानांतर कानूनी प्रणालियां नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत ने कहा, दोहरी व्यवस्था की मौजूदगी कानून की वैधता को ही खत्म कर देगी। कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध होने का कर्तव्य सरकारी तंत्र का भी है। पीठ ने कहा कि जिला न्यायपालिका नागरिकों के साथ संपर्क का पहला बिंदु है। पीठ ने कहा, अगर न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास कायम रखना है तो जिला न्यायपालिका पर ध्यान देना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालतों के न्यायाधीश भयावह परिस्थितियों, बुनियादी ढांचे की कमी, अपर्याप्त सुरक्षा के बीच काम करते हैं और न्यायाधीशों को सही के लिए खड़े होने पर निशाना बनाए जाने के कई उदाहरण हैं। पीठ ने कहा कि दुख की बात है कि स्थानांतरण और पदस्थापना के लिए उच्च न्यायालयों के प्रशासन की अधीनता भी उन्हें कमजोर बनाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर चल रहा किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसके संकेत किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए हैं। बीते गुरुवार को जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद मार्च के बाद राकेश टिकैत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। राकेश टिकैत से सवाल किया गया कि अगर आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत मिले तो आप बॉर्डर छोड़ देंगे। इसके जवाब में टिकैत ने कहा कि हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक दिल्ली सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के किसान आंदोलन में शामिल लोगों को मवाली कहने पर भी टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मामले में राकेश टिकैत ने कहा कि मीनाक्षी लेखी ने जो कहा उस पर माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, बस वो आगे ध्यान रखे, इस तरह की बयानबाजी ना करे। किसान संसद मार्च में आज की तैयारी पर राकेश टिकैत ने कहा कि आज हम नहीं जा रहे हैं, आज दूसरे लोग जा रहे हैं। 10-15 लोग रोजाना अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर जाएंगे। सरकार से बातचीत की अभी उम्मीद नहीं लग रही है, टाइम लगेगा। कृषि मंत्री तो बयान देते रहते हैं, प्रस्ताव की बात नहीं है, एक ही प्रस्ताव है, तीनों कानून वापस लो। लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की तैयारी पर उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है। आंदोलन कैसे चलेगा, आगे इसकी तैयारी है। आंदोलन लंबा चलेगा। अभी ये तो 43 महीने का कोर्स है, अभी 8 ही महीने हुए हैं। ट्रैक्टर तैयार है, तेल भरा के रखो, कभी भी दिल्ली आना पड़ सकता है। सरकार कभी भी कोई कदम उठा सकती है, तैयारी तो रखनी पड़ेगी। पत्रकार के साथ मारपीट पर टिकैत ने कहा कि हमारे लोग इस तरह का काम नहीं करते, पत्रकार पुलिस सब हमारे बीच रहते हैं, कभी ऐसा काम नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहने पर विवाद के बाद मांगी माफी, दी ये सफाई। जी हां दोस्तों, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहने वाले अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बयान दिया था, जिसके बाद उनके इस बयान की चौतरफा आलोचना हुई थी। मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का किसानों से कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे किसानों से संबंधित बयानों से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं अपने शब्द को वापस लेती हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेगासस के खुलासे पर थी और उस दौरान यह सवाल किया गया कि 26 जनवरी का जो अपमान किया गया उस पर आपका क्या कहना है। मीनाक्षी लेखी के मुताबिक इस पर उन्होंने कहा कि किसानों का काम नहीं हो सकता है, ये मवाली लोग ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती हूँ जो लाल किले को अपमानित करे। मीनाक्षी लेखी की किसानों को मवाली करार दिए जाने के बाद किसान नेताओं के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता करार दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा पत्रकारों पर हमला निंदनीय है, लेकिन मीनाक्षी लेखी को किसानों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरिंदर सिंह ने मीनाक्षी लेखी से मंत्री के पद से इस्तीफे तक की मांग कर ली। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना गलत है, हम किसान हैं ना कि मवाली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों को बताया मवाली, गर्मा गई सियासत, उठी उनके इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने इन किसानों की तुलना मवालियों से की है। यह भी कहा है कि इस तरह प्रदर्शन करना आपराधिक है, विपक्ष ऐसी चीजों को हवा दे रहा है। लेखी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने उनके बयान पर तीखा विरोध जाहिर किया है, साथ ही लेखी के इस्तीफे की भी मांग की है। गुरुवार को मीडिया से मुखातिब मीनाक्षी लेखी ने कहा वे किसान नहीं मवाली है, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। ये आपराधिक गतिविधियां हैं। जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वह भी शर्मनाक था, वे आपराधिक गतिविधियां थी, उसमें विपक्ष की ओर से चीजों को बढ़ावा दिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पूछे गए एक सवाल पर लेखी ने यह बयान दिया। उन्होंने पत्रकार से कहा कि आप फिर उन्हें किसान बोल रहे हैं, वो मवाली है। इस बयान के तुरंत बाद विपक्ष लेखी पर हमलावर हो गया। दिल्ली में 4 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने लेखी को अपने बयान पर माफी मांगने को कहा।
उन्होंने ट्वीट किया, शर्म करो, मीनाक्षी लेखी जी किसान मवाली नहीं बल्कि अन्नदाता है, इसलिए माफी मांगो या इस्तीफा दो। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि लेखी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। टिकैत बोले कि कृषि कानूनों का प्रदर्शन करने वाले मवाली नहीं किसान हैं, किसान के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसान देश का अन्नदाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संसद, मीनाक्षी लेखी पर टिकैत का पलटवार, बोले गुंडे वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हम किसान हैं। जी हां दोस्तों, संसद में मानसून सत्र के बीच केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनकारी किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये सारा प्रदर्शन राजनीतिक एजेंडे के तहत चल रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसान नहीं है, वे गुंडे हैं और ये आपराधिक कृत्य है। 26 जनवरी को जो हुआ वह भी शर्मनाक आपराधिक गतिविधियां थी और विपक्ष ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। मीनाक्षी लेखी की टिप्पणी के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। गुंडे वे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हम किसान हैं, गुंडे नहीं, हम अन्नदाता हैं। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि ऐसी टिप्पणी भारत के 80 करोड़ किसानों का अपमान है। अगर हम गुंडे हैं तो मीनाक्षी लेखी को हमारे द्वारा उगाए गए अनाज को खाना बंद कर देना चाहिए, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने उनके बयान की निंदा करते हुए किसान संसद में एक प्रस्ताव पारित किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर कहा कि आज 8 महीने बाद सरकार ने हमें किसान माना है। किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। संसद में किसानों की आवाज दबाई जा रही है। जो सांसद किसानों की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका विरोध करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा, आईटी मंत्री जवाब के लिए उठे तो टीएमसी सांसदों ने फाड़े पन्ने, बीजेपी सांसदों संग भिड़े। जी हां दोस्तों, इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से कथित तौर पर 300 भारतीयों की जासूसी के गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। गुरुवार जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले पर बयान देने के लिए उठे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पन्ने भी फाड़े और आसन की ओर उछाल दिया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने तो मंत्री के हाथ से भी पन्ने छीनकर फाड़ डाले। इस बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामा लगातार जारी रहा। बीजेपी और टीएमसी के सांसद भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और सेन के बीच तीखी बहस हुई। नौबत यहां तक पहुंच गई कि मार्शलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हंगामे के कारण वैष्णव अपना बयान ढंग से नहीं दे सके, उन्हें इसे सदन के पटल पर रखना पड़ा। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ हुई, उप सभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए वैष्णव का नाम पुकारा। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। वैष्णव ने बयान की शुरुआत की ही थी कि हंगामा और तेज हो गया। हंगामे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। उप सभापति ने विपक्षी दलों के रवैये को असंसदीय करार दिया और केंद्रीय मंत्री से बयान को सदन के पटल पर रखने का आग्रह किया। अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में कामकाज नहीं हो पाया। शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल सके। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ हुई, उप सभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल के लिए सदस्य का नाम पुकारा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उप सभापति ने कहा, प्रश्नकाल सदस्यों के सवाल के लिए है, सवाल जवाब सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप अपने अपने स्थान पर जाएं। इसके बाद भी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सदन में हंगामा थमते न देख उप सभापति ने सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जासूसी कराए जाने से भयभीत नहीं, सीएए के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, भट्टाचार्य। जी हां दोस्तों, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के मुख्य सलाहकार समुज्जल कुमार भट्टाचार्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पेगासस फोन निगरानी से भयभीत नहीं है और संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। द वायर न्यूज पोर्टल ने बुधवार को पेगासस प्रकरण से जुड़े अपने लेख में कहा कि असम के 2 प्रमुख व्यक्तियों के नाम भी उन लोगों की सूची में शामिल है जिनकी कथित तौर पर जासूसी की गई। असम के इन लोगों में भट्टाचार्य और उल्फा के महासचिव अनूप चेतिया के नाम बताए गए। भट्टाचार्य ने भारतीयों की कथित निगरानी किए जाने को राष्ट्रीय विरोधी करार दिया। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, इस स्थिति में यदि यह सोचा जाता है कि हम अपने फोन टैप किए जाने से डर जाएंगे तो यह गलत है, हम डरेंगे नहीं। भट्टाचार्य ने कहा कि सीएए के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कई राज्यों में एनडीआरएफ तैनात, जाने मौसम का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरस रहा है। दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जमकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल तक गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी। 23 से यहाँ भी बारिश
बारिश पड़ सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी तेज से बारिश गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 24 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पश्चिमी और तटीय महाराष्ट्र में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं विभिन्न शहरों में फंसे हजारों लोगों को निकालने के बीच बचाव दल तैनात किए गए हैं। पुणे, नासिक के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पश्चिमी जिलों सतारा, कोल्हापुर के तटीय जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी और छोटी नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। भिवंडी, बदलापुर, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, चिपलून, खेड़, सावंतवाड़ी, मानगांव, कुडाल और अन्य जैसे कई शहरों में 3 से 6 फीट पानी और कुछ निचले इलाकों में उच्च स्तर से भर गया है। रत्नागिरी के चिपलून तालुका में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारतीय नौसेना रत्नागिरी, चिपलून और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में बचाव अभियान में शामिल होगी, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। टीमें शीघ्र ही कोंकण क्षेत्र के लिए रवाना होंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, पेगासस के जरिए भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की एसआईटी द्वारा जांच की मांग की है। इसके साथ ही भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। संसद के मानसून सत्र से पहले पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है। वहीं सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है। बता दें कि मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक जज सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है हैक किए गए हो। सरकार ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और वह अपने सभी नागरिकों की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार ने जांचकर्ता, अभियोजक और ज्यूरी की भूमिका निभाने के प्रयास संबंधी मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। रिपोर्ट को भारत के न्यूज पोर्टल द वायर के साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और ले मोंडे सहित 16 अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने पेरिस के मीडिया गैर लाभकारी संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई एक जांच के लिए मीडिया पार्टनर के रूप में प्रकाशित किया है। यह जांच दुनिया भर से 50,000 से अधिक फोन नंबरों की लीक हुई सूची पर आधारित है और माना जाता है कि इजरायली निगरानी कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभवतः इनकी हैकिंग की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद, नए कृषि कानून वापस लेने का बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक चलेगा। यहाँ सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिली है। 5 बजे के बाद वह सिंघू बॉर्डर लौट जाएंगे। उधर खालिस्तान समर्थक गुरपवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के युवाओं व किसानों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को 5 जोन में बांटकर हर जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी को दे दी है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन के बारे में दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की 2 दौर की बैठक हुई। इसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई। किसान संगठनों ने पुलिस को आश्वस्त किया कि वह सिंघू बॉर्डर से रवाना होने वाले सभी किसानों की लिस्ट पुलिस को दे देंगे। इसके अलावा दूसरे किसी शख्स के शामिल होने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में किसानों को जंतर मंतर तक पहुंचाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान संगठनों ने सभी सांसदों को पीपल्स व्हिप जारी कर अपील की है। वह किसानों की संसद में किस दल ने उनकी आवाज किस तरह उठाई है, इस पर भी किसानों की नजर रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारा अगला स्टॉप यूपी है। बीजेपी को उसके गढ़ में लगाएंगे किनारे, किसान प्रदर्शनकारियों ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से धरने की शुरुआत की है। हालांकि किसानों ने अब ऐलान किया है कि उनका अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी को अलग थलग करने की योजना बनाई है। प्रदर्शनकारी किसान एक बार फिर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ उत्तर प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता प्रेम सिंह भांगू ने कहा, हमारा अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, जो बीजेपी का गढ़ है।
हम बीजेपी को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे। समाचार एजेंसी एएनआई से भागू ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि किसानों ने अभी तक सरकार से 11 दौर की वार्ताएं की हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हालांकि लंबे समय से यह वार्ता रुकी हुई है। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डरों पर बीते साल नवंबर से ही तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज से हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि यह धरना संसद की कार्यवाही की तर्ज पर चलेगा, जिसमें रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और बिलों पर चर्चा होगी। किसानों की यह संसद 13 अगस्त यानी संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन तक चले। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।